हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली ये देखा गया है कि बच्चों को इसमें समझने में बहुत दिक्कत रहती है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अब आप यहाँ पर एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इम्यूनिटी की। कि हमने यहाँ पर लिखा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक होती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी जो है हमारे पास वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब जो हमारे पास पहले से ही है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब जो हमने बर्थ के बाद एक्वायर किया है। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी को हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया या किसी फंजाई या प्रोटोजोआ के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। ये हर तरह के पैथोजन के लिए होती है। ये हर तरह के पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से रोकती है और रोकने के लिए इस इम्यूनिटी में वेरियस टाइप के बैरियर्स को इंक्लूड किया गया है। इन सारे बैरियर्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर हम एक एक करके नाम ले सकते हैं। जैसे पहला बैरियर जो है वो है फिजिकल बैरियर, दूसरा बैरियर हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा बैरियर हुआ सेलुलर बैरियर और फोर्थ नंबर का हुआ साइटोकाइन बैरियर। इस साइटोकाइन बैरियर में इंक्लूड किया जाता है इंटरफेरोन्स को, शॉर्ट में इनको कहा जाता है INF। इन्हें इंक्लूड किया जाता है इंटरफेरोन्स को। तो मेन जो टॉपिक हमारा है वो आज हमारे पास है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया और वायरस के लिए स्पेसिफिक होती है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे जो टाइप की इम्यूनिटी है वो होती है हमारी ये पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझिए, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जब हमारी बॉडी में बाहर से क्या आएगा, एंटीजन आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये क्या है, हमारी बॉडी है। इस बॉडी में अगर किसी भी तरीके से अगर एंटीजन आता है, कौन आता है, किसी भी तरीके से अगर एंटीजन आता है तो इसे हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ बात करें कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसिव इम्यूनिटी तब बनेगी जब हमारी बॉडी में बाहर से, ये हमारी बॉडी होगी, इस हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कौन आएगा, रेडीमेड, बाहर से कौन आ रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आ रही हैं। कौन आ रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर आती हैं तो ये हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। अब हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे हम कहें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि नेचुरल इम्यूनिटी हम कब कहेंगे, जब हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से कौन आ जाए, एंटीजन आ जाए। अब हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीजन कब आता है, जब हमें कभी कोई इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, अगर कोई हमें इन्फेक्शन हुआ तो हम उसको कह सकते हैं कि उस डिजीज के लिए हमारी बॉडी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बनेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक्टिव आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कब बनेगी, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हमारी बॉडी में क्या आना चाहिए, एंटीजन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एंटीजन कैसा होना चाहिए, आर्टिफिशियल एंटीजन होना चाहिए। अब आर्टिफिशियल एंटीजन का एग्जाम्पल कौन होता है, वैक्सीन। आर्टिफिशियल एंटीजन का एग्जाम्पल कौन है, वैक्सीन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में हमेशा होता है जिस डिजीज का वो वैक्सीन है उस डिजीज के पैथोजन होते हैं और उन पैथोजन पर क्या होता है, एंटीजन होता है। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन होता है, और जब वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाई जाती है तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें
किस टाइप की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ? वो हुआ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पर। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल, यदि कोई हमसे पूछे कि बताओ नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या हुआ, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में नेचुरली रेडीमेड एंटीबॉडी किस तरीके से आती है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जैसे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के बारे में आप सब जानते ही होंगे। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि बेबी का बर्थ होने के बाद जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं। उस IgA एंटीबॉडीज वाले फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो बच्चा क्या करेगा? कोलेस्ट्रम का यूज करेगा, तो कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जाएंगी। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी? ये हो गया नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसी टाइप से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडी। IgG टाइप की जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी में पहुंचती है। तो ये बच्चे ने क्या कर लिया, ये जो एंटीबॉडी है इसको एक्वायर कर लिया पैसिवली, इसलिए। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल कौन हुआ? IgG एंटीबॉडी फ्रॉम प्लेसेंटा एंड IgA एंटीबॉडी फ्रॉम कोलेस्ट्रम। अब अगला आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या होगा? तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का जो एग्जांपल है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडी जानी चाहिए। तो आर्टिफिशियली बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कब जाती है? जब हम यूज करते हैं किसका? एंटी सीरम का। किसका यूज करते हैं हम? एंटी सीरम का यूज करते हैं। एंटी सीरम का मतलब क्या है? एंटी का मतलब एंटीबॉडी और सीरम का मतलब सीरम। एंटी सीरम की फुल फॉर्म होती है एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ATS। ATS का मतलब हुआ एंटी टिटेनस सीरम। ATS का फुल फॉर्म क्या हुआ? एंटी टिटेनस सीरम। तो अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में एंटी टिटेनस सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये एंटी टिटेनस सीरम उसको किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा है ADS। ADS का मतलब हुआ एंटी डिप्थीरिक सीरम। और तीसरा एक और एग्जाम्पल है ARS, एंटी रेबीज सीरम। और एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं एंटी स्नेक वीनम, ASV। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि जब हमारी बॉडी में डिजीज हो चुकी है, ध्यान से सुनिए, जब हमारी बॉडी में डिजीज हो चुकी है तब हमारी बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यानी पैसिव इम्यूनिटी किसके लिए यूज होती है? मेनली ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए यूज होती है? ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब अगर स्नेक ने बाइट कर लिया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये इंतजार करें कि उस पेशेंट की बॉडी में अपने आप एंटीबॉडी बनेंगी। हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? उसे रेडीमेड एंटीबॉडी ही प्रोवाइड करवाते हैं एंटी स्नेक विनम की फॉर्म में। और एक्टिव इम्यूनिटी हम कब यूज करते हैं? डिजीज होने के पहले। ठीक है, बचपन में ही हम एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सब समझती हैं कि वैक्सीनेशन जो होता है ये कब होता है? वैक्सीनेशन जो होता है ये चाइल्डहुड में ही हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डिजीज के लिए वैक्सीनेशन कब हो जाता है? चाइल्डहुड में ही हो जाता है। क्या चाइल्डहुड में बच्चे को वो सारी डिजीज हो गई हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन किया गया है? नहीं हुई है। तो हम एक्टिव इम्यूनिटी का यूज किस लिए करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। डिजीज ना हो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम एक्टिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का। अगर आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।